Hello everyone. In today's session, we will discuss the various methods in asexual reproduction. Let's start with regeneration. ओके सो लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक देखा था? हमने सबसे पहले देखा था फ्रैगमेंटेशन को, उसके बाद हमने देखा था फ्यूजन को. अब अपन रीजनरेशन से स्टार्ट करेंगे. ओके, तो व्हाट इज रीजनरेशन? It is the ability of an organism to give rise to new individual. ठीक है, न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स. दैट इज इंपॉर्टेंट. बॉडी पार्ट से आ रहे हैं न्यू इंडिविजुअल. ठीक है, वैसे तो आप देखो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो न्यू इंडिविजुअल तो आना ही है, रिप्रोडक्शन है तो. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं. ठीक है, अब आप कहोगे सर फ्रैगमेंटेशन में भी तो बॉडी पार्ट ही इन्वॉल्व हुआ था और फ्यूजन में भी हुआ था, पर यहाँ थोड़ा मेथड अलग है. ठीक है, सबसे पहले इसके एग्जांपल कर लेते हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं 1 मार्कर में. पहला है हाइड्रा एंड प्लेनेरिया. दो एग्जांपल्स हो गए. ठीक है, प्लेनेरिया के बारे में नहीं पता हो मोस्टली, बट हाइड्रा के बारे में तो अपन को पता है ना. तो रीजनरेशन का पहला हमने डेफिनेशन देखा कि ये बॉडी पार्ट से आएगी न्यू इंडिविजुअल. इसके एग्जाम्पल्स अपने को पता चल गया, डैट इज हाइड्रा एंड प्लेनेरिया. ठीक है, परफॉर्म कैसे करेगा? सपोज यहाँ पे मैंने एक रफ स्केच बनाया है. स्केच पे मत जाना, बस भावना समझना कि क्या है इसके बारे में कहा जा रहा है. ठीक है, तो ये जो सपोज एक ऑर्गेनिज्म है ये, और इसको हम ये किसी वजह से कट गया. ठीक है, ओके, कट मतलब कट गया यानी कि दो पार्ट में डिवाइड हो गया. इक्वली नहीं, कैसे भी अनइक्वली. ठीक है, तो यहाँ इसका डिवीजन के बाद क्या होता है कि इसके दोनों जो पार्ट जो अलग हुए होंगे ये वापस से पैंड की तरह डेवलप हो जाएंगे. ठीक है, तो उस वो जो रीजनरेटेड पार्ट है वो टू डॉटर सेल में बन जाएंगे. ठीक है, पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है कि इसमें रीजनरेशन के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स आर इन्वॉल्व. ठीक है, स्पेशलाइज्ड सेल्स आर इन्वॉल्व, तो उसको हम रीजनरेशन. ओके, थोड़ी कैमरा की प्रॉब्लम आ रही है ना. चलो, ऑटो फोकस हो रहा था, आई होप अभी ठीक है. ओके, अगेन इट स्टार्टेड. आई होप थोड़ा आ रहा होगा ना, ऑटो फोकस नहीं है. ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल. ठीक है, यहाँ स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? तो सबसे पहले जो पार्ट जो ब्रेक कट हो गया है ना या ब्रेक हो गया है ना सपोज इसमें, तो वो पार्ट क्या करेंगे, वो खुद के अंदर वहाँ पे ना रीजनरेशन होगा, सॉरी प्रोलिफ्रेशन होगा, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ सेल डिवीजन होंगे और सेल डिवीजन के कारण बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स वहाँ प्रोड्यूस होंगे. ऑब्वियसली जो कट पार्ट है अगर वो कट हो गया है तो वहाँ पे पहले जैसा कुछ लाने के लिए नंबर ऑफ सेल्स का होना तो ज़रूरी है. तो उसके लिए क्या होना ज़रूरी है? सेल डिवीज़न होना ज़रूरी है. ठीक है, वो जब सेल डिवीज़न होगा तो वहाँ पे बहुत प्रोलिफरेशन होगा, मतलब इंक्रीज इन नंबर हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद जब इंक्रीज इन नंबर हो जाएगा तो उसके अंदर स्पेशलाइजेशन का पार्ट आएगा, यानी कि डिफ्रेंशिएशन होगा उस सेल के अंदर, और वो पर्टिकुलर टिश्यू का फॉर्म में डेवलप हो जाएगा. ठीक है, तो रीजनरेशन में ये होता. जो इम्पॉर्टेंट बात है जो बुक्स वगैरह में हर जगह लिखी हुई है पर वो बहुत एक्यूरेटली सही नहीं है कि दिस इज नॉट अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये कोई मेथड नहीं है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म चाहता है कि हम बॉडी पार्ट्स को ऐसे ब्रेक हो जाए और हमारे को रिप्रोडक्शन का एक मेथड बन जाए. ठीक है, तो होता क्या है कि इट इज़ ए जस्ट, आपने जैसे रीजनरेशन इज ए जस्ट एज लाइक, जैसे आपने लिजार्ड का सुना होगा है ना, कि उसका अगर अगर पूंछ उसकी कट जाती है किसी वजह से तो वापस से रीजनरेट हो जाता है. ह्यूमन के अंदर लीवर में ऐसी क्वालिटी है जो रीजनरेट हो सकता है. आपने मूवीज में सुना होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में आपने देखा होगा कि लीवर का पार्ट डोनेट किया जा सकता है क्योंकि वापस से वो लीवर डेवलप हो जाता है, रीजनरेट कर जाता है ना. तो रीजनरेशन इज नॉट अ टाइप ऑफ व्हाट इज रिप्रोडक्शन. इट इज़ ए बेसिकली वो अपने लॉस्ट पार्ट को ना वापस रीगेन करने की
एबिलिटीज़ को दिखाता है, ठीक है। तो रीजनरेशन के बारे में यही है ना। अब नेक्स्ट पार्ट जो अपन देखते हैं, 1 मिनट स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी कैमरा प्रॉब्लम आ रही है, अभी हो सही है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट बर्डिंग। बर्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो इसके एग्जांपल पूछे जाते हैं कि बर्डिंग मिलता कहाँ है, ठीक है, कहाँ हमको देखने को ये मिलेगा। तो इसको तो याद कर लेना, ईस्ट सेल में होगा, ठीक है। अब होता क्या है, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सही है, इसके बारे में पढ़ते हैं क्या होता है बर्डिंग। पहले तो डेफिनेशन अगर लिखने को कहा तो क्या लिखेंगे अपन, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एन आउट ग्रोथ, ठीक है। ध्यान देना, आउट ग्रोथ है, इससे पहले में क्या था, रीजनरेशन में फ्रॉम बॉडी पार्ट, है ना। तो ये जो माइनर एक एक वर्ड का जो डिफरेंस है ना, यही इनका मेन डिफ्रेंशिएशन बनता है, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है बर्डिंग के अंदर कि बर्डिंग इज अ प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एन आउटग्रोथ ऑफ द पेरेंट इंडिविजुअल, ठीक है। पहले आउटग्रोथ मतलब क्या होगा कि एक इंडिविजुअल या पेरेंट है, उसके अंदर एक ग्रोथ डेवलप होगी, है ना। कैसे होगी, सपोज यहाँ डायग्राम बना रखा है एक रफ, देखो एक फर्स्ट वाले में देखो तो एक पेरेंट सेल है, ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ, बर्ड डेवलप हो रहा है, यानी कि एक आउटग्रोथ उसके बॉडी में डेवलप होना स्टार्ट हो गया, है ना। ये आउटग्रोथ जो बर्ड है, इसका साइज इंक्रीज होता जा रहा है ना। थर्ड वाले में देखो तुम, थर्ड एग्जांपल यहाँ पे इसकी साइज इंक्रीज हो रही है, ठीक है, किसकी, बर्ड की, आउटग्रोथ की। अब क्या हो रहा है कि जैसे साइज इंक्रीज होने लगा तो न्यूक्लियर डिवीजन भी स्टार्ट हो रहा है ना। देखो हमने दिखाया है कि थोड़ा सा न्यूक्लियस ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, दैट इज शोइंग कि न्यूक्लियर डिवीजन अभी होना स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद जब न्यूक्लियर डिवीजन पूरा हो जाएगा तो क्या बनेंगे, दो न्यूक्लियस बनेंगे, दोनों एक बर्ड में और एक पेरेंट सेल में चले गए, ठीक है। तो उसके बाद ये जो आउटग्रोथ है अब इंडिपेंडेंटली एक्ट करने लगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इस दोनों के बीच में ना इस सेल का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होगा, ये सेल ना अंदर की तरफ, इधर से अंदर की तरफ आएंगे, ये अंदर से आएंगे, तो ऐसे अंदर अंदर आते जाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे दो डिफरेंट डॉटर सेल, न्यू सेल बन जाएंगे, ठीक है। तो बर्डिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम बहुत अच्छे से समझ लेना। एक 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 पेरेंट सेल है, उसके अंदर एक आउटग्रोथ डेवलप हुआ, ठीक है, विदाउट न्यूक्लियस का स्टार्टिंग में, वो डेवलप होने कंटिन्यूस के अंदर सेल डिवीजन होगा, सेल का ग्रोथ होगा तो उसका साइज इंक्रीज हो जाएगी। उसकी साइज इंक्रीज होगी तो उसके अंदर फिर न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। जब न्यूक्लियर दो डॉटर न्यूक्लियाई में डेवलप हो जाएंगे तो एक किसके पास चले जाएगा, जो डॉटर है, जो आउटग्रोथ है बर्ड, उसके पास, और दूसरा किसके पास रहेगा, ओरिजिनल पेरेंट के पास। फिर सेल का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, मतलब सेल यहाँ से अंदर की तरफ ऐसे ऐसे सिकुड़ते जाएंगे, श्रिंक होता जाएगा, है ना। तो यहाँ पे दो न्यू सेल बन जाएगा, ओके। चलो अब थोड़े से इसके मैकेनिज्म वाले पार्ट पे आते हैं, किसके, बर्ड्स के। तो स्टेप्स जो मैंने बोले हैं वो एक बार फिर से वापस से यहाँ पे मैंने लिखने की कोशिश की है, ठीक है। तो स्मॉल बर्ड्स अराइजेज ग्रेजुअली इन लार्जेज इन साइज, जैसा मैंने बोला, न्यूक्लियस इन डिवाइड इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई, one daughter nucleus goes into daughter cells and others remains in the parent cell, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ पॉइंट, बर्ड्स बिकम इक्वल इन साइज, है ना, ऑलमोस्ट इक्वल, नॉट एग्जैक्टली, हाँ एक एक सेंटीमीटर के हिसाब से नहीं, ऑलमोस्ट इक्वल इन साइज। किसके बराबर हो जाएंगे, पेरेंट सेल के। तो वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन अपेयर होगा, है ना, एट द बेस ऑफ द बर्ड एंड इट्स गेट्स डिटैच, ओके। नाउ द नेक्स्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। सबसे पहले तो स्पोर फॉर्मेशन होता कब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है कि इट इज़ अ वे ऑफ सर्वाइवल ड्यूरिंग अनफेवरेबल और एडवर्स कंडीशन, ठीक है। जब मान लो कि ऐसा ड्राफ्ट आ गया या ऐसा कुछ भी आ रहा है जो उस प्लांट के ग्रोथ के लिए या उसके प्रोपोगेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं प्रोवाइड कर रही है, तो उस प्लांट के अंदर एक स्पोर का डेवलपमेंट होता है। इट्स लाइक अ कि जो प्लांट के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं वो अपने आप को इंक्लूडिंग सेल्स, वो अपने आप को एक थिक वॉल्ड के अंदर, ठीक है, अपने आप को छुपा लेते हैं ताकि जो उनका बाहर का एडवर्स इन्वायरमेंट है वो अंदर अफेक्ट ना करे और वो उस एडवर्स इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सके, ठीक है। तो ये होता है स्पोर फॉर्मेशन के पीछे का मेन रीजन कि उनको ये, इट इज़ नॉट अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हाट कंफर्ट, सॉरी, फेवरेबल कंडीशन, ओके।
इट इज़ एन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब नॉट इन अनफेवरेबल, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बेसिकली, अपने आप को बचा के रखो, जब सही टाइम आएगा, फेवरेबल कंडीशन आएगा, न्यूट्रिएंट अवेलेबल होंगे, तो वो स्पोर उसमें से निकल के बाहर न्यू प्लांटलेट में डेवलप हो जाएंगे, है ना। तो ये एक बेसिक आइडिया है स्पोर फॉर्मेशन का, ठीक है। आई होप कुछ क्लियर होगा। अब नाउ एक एक करके पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले ये सिंगल या मल्टी सेल हो सकता है, ठीक है। उस स्पोर के अंदर एक सेल भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्स भी हो सकते हैं। मोस्टली कहाँ मिलता है? फंगी में, ठीक है। और स्पेशली फंगी की बात करो तो एक एग्जांपल एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है जो वो है राइजोपस, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया में मिलते हैं पर वो हम आगे देखेंगे, अभी तो अपन इतना ही देखते हैं किसमें, मोस्टली फंगी, दूसरा राइजोपस, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट्स एंड गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। ऑब्वियसली डिटैच होगा, अलग हो जाएगा किससे? पेरेंट्स से, तभी तो न्यू इंडिविजुअल बनेगा, ठीक है। तो ये हुआ स्पोर की एक बेसिक आइडिया। आई विल सजेस्ट यू ऑल्सो कि आप जब भी स्पोर फॉर्मेशन या इस लेक्चर में देख रहे हो, उसके बाद आप एक बार गूगल सर्च करके डायग्राम एक बार इसकी देख लेना, तो सब चीज़ें एक बार को रिलेट कर पाओगे उस डायग्राम से, ओके। या आपके बुक में एनसीईआरटी में दे रखा हो या आपके टेक्स्ट बुक कोई भी जो चल रही हो, उसमें इसके डायग्राम को इसके साथ पढ़ोगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, स्पोर होता कैसा है, ठीक है, मतलब दिखने के में नहीं, क्वालिटी वाइज, ठीक है। तो ये यूनिसेलुलर होगा, सिंगल सेल का होगा, ठीक है, या मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, पर यहाँ हमने यूनिसेलुलर के हिसाब से डिस्कशन किया है। सबसे पहले ये लाइट वेट होगा। क्यों लाइट वेट होगा भाई, क्या जरूरत है इसको लाइट वेट होने की? देखो ये पेरेंट के ऊपर है ना। अगर ये लाइट वेट नहीं होगा तो ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो लाइट वेट इसको कौन कैरी करेगा? अब इसको कोई कुरियर वाला तो आएगा नहीं उठाने के लिए कि चलो भाई आपका कुरियर आ गया है, यहाँ से यहाँ आपको डिलीवर करना है, नहीं। तो वहाँ पे क्या करना होगा, इसको नेचुरल जो मीडियम इसके आसपास अवेलेबल है उसके थ्रू ही इसका ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा। तो अगर ये बहुत भारी होगा तो कोई ये ज़्यादा डिस्टेंस नहीं ट्रैवल कर पाएगा, है ना। तो इसलिए इसको लाइट वेट होना चाहिए। और कौन कौन से इसके नेचुरल मीडियम है जो इनको कैरी कर सकता है? वाटर, विंड, या कोई एनिमल, कोई भी एनिमल, बर्ड्स भी हो सकते हैं, है ना। या फिर कोई एनिमल है जो उसके साथ ये चिपक गया और फिर उसके साथ ये कैरी थ्रू होता जा रहा है, ठीक है। यूज टू सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग डिस्कशन में भी बोला कि ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ज़्यादा है, जहाँ पे अपने आप को बचा के रखना है एडवर्स कंडीशन में, और जैसे नया अच्छा कंडीशन आया फेवरेबल, वापस से अब ये स्पोर के अंदर का जो वॉल है वो ब्रेक हो जाएगा, और जो अगर यूनिसेलर या मल्टी सेलर जितने हैं ये जिस भी कंडीशन में वो सब बाहर आके दे विल ट्राई टू डेवलप इन अ न्यू प्लांटलेट, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट, spores lands on the soil or food under favorable condition and they germinate into new individual, okay। तो स्पोर का इतना ही है, एक बार अच्छे से देख लो नोट्स बनाने के लिए, है ना। ओके, आई होप इसको इस पार्ट को पॉज करके आप देख लेना वीडियो और फिर नोट्स बना लेना। नाउ मूविंग नेक्स्ट, जो एक वेरी इंपॉर्टेंट एक हमारे सिलेबस के अंदर, 10th के सिलेबस के अंदर है, वो है एक टॉपिक दैट इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, है ना। वेजिटेटिव सबने सुना है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी है, रिप्रोडक्शन भी है, टर्म्स भी कंफ्यूज मत होना, सिमिलर है ना। तो ये क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? इट इज़ अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल, ऑब्वियसली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम पढ़ रहे हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही ये मेथड होगा। इसमें क्या होगा कि कोई भी प्लांट पार्ट्स जैसे रूट हो गए, स्टेम हो गए, लीफ हो गई, है ना, कोई भी प्लांट पार्ट का हम यूज़ करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्लांटलेट, ओके, नया पौधे के लिए, ठीक है। बट अभी जो हम जानते हैं नॉर्मली कि हमको एक पौधा से दूसरा पौधा लाना हो तो हम अपन सीड की यूज़ करते हैं, पर इसमें सीड यूज़ नहीं होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर प्लांट पार्ट, रूट, स्टेम, लीव्स विल बी यूज्ड अदर देन सीड्स। कुछ भी जो अदर देन सीड्स यूज कर रहे हैं हम, तो वो होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ओके। नाउ टेक इट दिस पॉइंट, दिस इज यूज इन दोज प्लांट इन विच सीड प्रोडक्शन इज स्टॉप है। मान लो कोई ऐसा प्लांट है जिसके अंदर सीड का
प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, या फिर उसने अपनी एबिलिटी लूज कर दी सीड प्रोडक्शन की, तो अपन वहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का अपन यूज़ करके उस प्लांटलेट्स के को रिप्रोड्यूस करा सकते हैं, है ना, उस प्लांट का फर्दर जनरेशन आ सकता है। किन प्लांट में? जहाँ पे सीड की फॉर्मेशन या तो नहीं होती है या पहले होती थी बट अब नहीं हो पा रही है ड्यू टू एनी रीज़न। ठीक है, कुछ एग्जांपल, बनाना खाते हुए सीड्स निकलते हैं क्या? नहीं निकलते हैं, पर साउथ में जाओगे तो थोड़े थोड़े सीड्स निकलते हैं, वहाँ रेड कलर के बनाना होते हैं, है ना, साउथ इंडिया में। तो वहाँ पे होते हैं, पर वो सीड्स ये नहीं होते कि डेवलप हो जाएं प्लांट्स में। ठीक है, दूसरा होता है ग्रेप्स, सीडलेस ग्रेप्स। दीज आर द एग्जांपल जहाँ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या रिप्रोडक्शन को अपन यूज करते हैं, वो है बनाना और सीडलेस ग्रेप्स। ठीक है, इसका एक फ़ायदा कहो, अभी फ़ायदा कहो या इसकी एक प्रॉपर्टी कहो कि वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे, है ना, कोई वेरिएशन तो हुआ नहीं उनके अंदर, सेम प्लांट से उसको डेवलप कर दिया गया तो वापस वो पेरेंट्स की तरह हो जाएंगे। तो अगर अच्छी क्वालिटी का कोई बनाना है तो अपने को टेंशन नहीं है, उसका जनरेशन टू जनरेशन कैसा आएगा, सेम क्वालिटी का, यानी अच्छी क्वालिटी की बनाना आएगी अपने पास। बट अगर कोई बुरी क्वालिटी है तो फिर वहाँ पे ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि वो सेम सिमिलर होंगे अपने पेरेंट्स की तरह, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, देयर इज टू टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या रिप्रोडक्शन। एक होता है नेचुरल टाइप, दूसरा होता है ऑब्वियसली आर्टिफिशियल होगा। पर अपने को जो अपने सिलेबस के अंदर है, वो अपने क्वेश्चन क्या आता है, वो अपने क्वेश्चन आते हैं ना नेचुरल के एग्जाम्पल्स से। ठीक है, तो मैं यहाँ वो उसके मेथड्स में नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सिलेबस है अपना, वो 11th और 12th के पार्ट में आ जाता है बायोलॉजी के। तो अपन क्या करेंगे, अपने हिसाब से अपने सारे एग्जाम्पल अपने को पता होने चाहिए कि भाई इसके क्या होंगे, क्योंकि पूछे तो वही जाएंगे अपने से, है ना, कहाँ, 1 मार्कर में। सो लेट्स नाउ डू दिस कि नेचुरल में कौन कौन से होते हैं, है ना। चलो, पहला क्या है, ट्यूबरस रूट, है ना, किसका है, रूट का मॉडिफिकेशन है, ओके, नेचुरल मेथड में। तो इसके अंदर क्या हुआ, पहला एग्जांपल हमने लिया है स्वीट पोटैटो, है ना, आप सब जानते हैं स्वीट पोटैटो को खाया भी होगा। तो किसका मॉडिफिकेशन है, रूट का, ठीक है, ट्यूबरस रूट की। नेक्स्ट है स्टेम्स की मॉडिफिकेशन, ठीक है, तो उसके अंदर हमने ये 6 एग्जांपल लिए हैं। राइजोम से जिंजर, राइजोम का एग्जांपल जिंजर और बनाना। कॉर्न, कॉर्न्स का कोलोकेसिया। बल्ब्स का गार्लिक अनियन। तो जब भी अब प्याज और लहसुन आप देखोगे तो आपको याद आना चाहिए कि किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का, रूट का मत समझ लेना, है ना, पर स्टेम में भी कौन सा, बल्ब। पोटैटो, सोच के लगता है यार ये तो रूट ही होगी, है ना, देख के जब प्लांट उसको ज़मीन से निकालते हैं, पर वो है स्टेम की मॉडिफिकेशन। मिंट, पुदीना, है ना, शक्कर। स्टोलोनेज, स्ट्रॉबेरी। तो अब से हम जब भी कोई चीज़ खाएंगे तो उसका याद रखेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के मेथड्स में किस में ये आता है। जब जिंजर देखना तो समझना ये राइजोम का है ना, राइजोम क्या है, स्टेम की मॉडिफिकेशन, ओके। एक और होती है एडवेंटिशियस बर्ड्स, उसका एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम, है ना। तो इसके एग्जाम्पल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं नेचुरल मेथड्स के। तो तुम इन सबको इस वीडियो को पॉज करके इसको सॉरी व्हाट आई सेड, हाँ, इसको नोट्स में अपने डाल लेना एज इट इज़, बहुत फ़ायदे में रहोगे। 1 मार्कर तो नहीं जाने वाली है इससे, है ना। नाउ नेक्स्ट, नाउ विथ नेचुरल ओके, सो नेचुरल हो गया। अब अपन देखते हैं व्हाट, अब अपन देखेंगे आर्टिफिशियल मेथड्स, किसके, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, ओके ओके। अब आर्टिफिशियल है तो इसमें क्या दिमाग लगाना, अपने को तो पता ही है कि यार आर्टिफिशियल होगी तो यानी ये मैन मेड होगी, ठीक है, बहुत इजी पॉइंट है। तो मैन मेड होगी यानी हमने कुछ खुराफात इसके अंदर किया होगा, ठीक है, इंसान बिना खुराफात का नहीं रह सकता है, करता है कुछ कुछ, है ना। तो इसने प्लांट्स के अंदर के रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में भी खुराफात की है। चलो, तो वो अपन देखेंगे इधर, ठीक है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई वी नीडेड टू डू आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन, पहला क्वेश्चन क्या जवाब दोगे,
सर ने कहा अच्छा, सर मैम जो भी थे आपके, उन्होंने कहा अच्छा खासा हो रहा था भाई, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी, वाई ह्यूमन बींग गॉट इन्वॉल्व इन दिस। तो भाई लालच, ज़रूरत, है ना। तो वो दो चीज़ों की वजह से इंसानों ने ये खुराफात करना स्टार्ट किया। क्या करना स्टार्ट किया, उन्होंने क्या किया, देखा यार ये तो केले बेच के बहुत पैसे आ सकते हैं, पर ये तो बहुत टाइम लेता है ना, और इसकी क्वालिटी भी सही नहीं है, अपने को अच्छी क्वालिटी का चाहिए, तो अपन कुछ करेंगे, है ना। तो उन्होंने आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन किया। फ्लावर्स वालों, हॉर्टिकल्चर वालों ने देखा यार ये तो बहुत टाइम लेता है और ये मेरे मेरे कलर का नहीं मिलता है, तो उसने क्या किया, वहाँ खुराफात करा। तो ऐसे खुराफात कर करके उन्होंने आर्टिफिशियल मेथड्स को इतना डेवलप कर दिया कि हमारे को बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट और अच्छी क्वालिटीज़ की चीज़ें मिलने लगी, है ना। तो दे आर वेरियस मेथड ऑफ अटेनिंग आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। उसमें से एक है कटिंग, दूसरी आती है लेयरिंग, एंड द थर्ड वन इज ग्राफ्टिंग। तो वी विल डिस्कस फर्स्ट कटिंग। कटिंग में क्या करते हैं, कट करते हैं एज यूजल, एज द नेम सजेस्टिंग, बट क्या कट करते हैं, है ना, वो इम्पॉर्टेंट है। तो स्मॉल पीसेस ऑफ प्लांट ऑर्गन्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स आर यूज्ड, ठीक है, उसको कट करेंगे, ठीक है। क्यों कट करेंगे भाई, फ़ायदा, लालच, ज़रूरत, है ना। तो कुछ एग्जांपल हमारे लाइफ में रोज़ बचपन से आप देख रहे होगे ना, इसके स्टेम कटिंग करके उसको बांध के अपन नया कुछ अच्छी क्वालिटी के फ्लावर यूज़ करते हैं, है ना। तो स्टेम कटिंग आर मोर कॉमनली यूज, कहाँ कहाँ यूज होता है, बेसिकली रोज़ में और शुगर केन में। कभी भी देखना शुगर केन के फील्ड में थोड़े से शुगर केन को पूरा पूरा ज़मीन से नहीं निकालते हैं, उसको उसको स्टेम को कट करते हैं और थोड़ा ऊपर ही रहने देते हैं, ठीक है, ताकि उसको बाद में वो यूज़ कर सकें। अब ये तो हो गई कटिंग। अब सेकंड मेथड है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या करते हैं, अपन रूट को पकड़ लेते हैं। कटिंग में हमने स्टेम को मोस्टली यूज़ किया। लेयरिंग में क्या करते हैं, रूट्स आर आर्टिफिशियली इंड्यूस ऑन द स्टेम ब्रांचेस बिफोर दे आर डिटैच फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, ठीक है। तो सपोज आई ट्राई टू मेक, आई नो इट इज़ नॉट अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डायग्राम, बट यू कैन मैनेज इट, आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, सो सपोज हमारे पास एक प्लांट, ये ट्री थी या प्लांट मान लो, प्लांट मान लेते हैं, है ना। तो इसने क्या किया, इसका एक ब्रांचेस था, उसको हमने जबरदस्त नीचे ज़मीन में उस ब्रांचेस को डाल दिया और ये मिट्टी से ढक दिया। तो कुछ दिनों बाद क्या अपन देखते हैं कि यार इसके अंदर तो रूट डेवलप हो गई, है ना। और ये वाला पार्ट एरियल में, हवा में ही है, और ये एक अलग है। जब ये फुल्ली डेवलप हो जाएगा तो ये इससे डिटैच हो जाएगा, तो अब दो मिल गए, है ना। तो डैट इज़ लेयरिंग, लेयर कर दिया किससे, सॉइल से, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट। Roots are artificially induced on the stem branches before they are detached from the parent plant. Example बहुत important है, jasmine and magnolia. And the third one is method is grafting. तो भाई grafting में क्या करते हैं अपन, method to obtain a superior quality, अच्छी क्वालिटी। क्या प्लांट चाहिए हमको, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दो तीन प्लांट पकड़ लिया और इसमें से देखा कि किस किस में अच्छी क्वालिटी है। सपोज दो को हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये दो पर्टिकुलर प्लांट में अच्छी क्वालिटी है, तो अपन इसको ग्राफ्ट करेंगे, ठीक है। तो अपन ग्राफ्ट कैसे करेंगे, मेथड टू ऑब्टेन अ सुपीरियर प्लांट फ्रॉम टू डिफरेंट प्लांट। तो सबसे पहले दो डिफरेंट पकड़ेंगे प्लांट को, है ना। लेट्स सी ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं। ओके, so what we will do, we will take root system, we will take the root system of one plant और उसको अपन कहेंगे okay, okay, now good. So sorry for this, camera is not totally acting. Okay, so we take the root system ऑफ वन प्लांट, किसी एक प्लांट को लिया, उसका देखा कि इसका रूट सिस्टम बहुत अच्छा है, बेटर तरीके से वाटर एब्जॉर्प्शन, मिनरल एब्जॉर्प्शन का काम ये करता है। तो हमने उस रूट सिस्टम को लिया और उसको जो जिस भी प्लांट का हम रूट सिस्टम लेंगे, तो रूट सिस्टम को हम कहते हैं स्टॉक, ग्राफ्टिंग के अंदर, ठीक है। सेकेंड सिस्टम होता है सूट सिस्टम, मतलब रूट तो ले लिया, अब चाहिए ना ऊपर का पार्ट, तो वो ऊपर का पार्ट स्टेम, जिसको सियॉन कहते हैं, क्योन, सिकन भी कहते हैं, कहीं प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से कर लेना। तो स्पेलिंग इज SCION, जय सियॉन, ठीक है। तो वो क्या होता है,
फ्रॉम सेकेंड प्लांट। तो एक प्लांट से हमने रूट लिया, दूसरे प्लांट से हमने स्टेम लिया। रूट जिसकी बेटर क्वालिटी थी, दैट इज़ उसका वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत अच्छा था, उसका सॉइल्स के साथ अटैचमेंट बहुत अच्छी थी, तो हमको लगा हाँ ये रूट सही है, इसके अंदर कोई ऐसा कुछ डिजीज़ नहीं दिखता है जल्दी, ठीक है। दूसरा है स्टॉक, जिसमें उसकी लेंथ बहुत अच्छी डेवलप होती है स्टेम की, है ना। तो वो दो चीज़ों को ले लिया, जिसका सुपीरियर क्वालिटी ऑफ स्टेम और सुपीरियर क्वालिटी ऑफ रूट। रूट को हमने कहा स्टॉक एंड सूट को कहा सियॉन, ठीक है। नाउ we cut the stems of the two plants and they are joined to develop a new plant। हम दोनों के रूट और स्टेम वाले को लेते हैं और दोनों को ऑब्लिकली कट करते हैं। ऑब्लिकली मतलब इस तरह से कट करते हैं। देखो अगर ऐसा था, उसको हमने ऐसे ऑब्लिकली कट किया, ठीक है। अब उसको कट कर दिया दोनों को। अब हमको दोनों को जोड़ना भी तो होगा, तभी तो नया कोई प्लांट बनेगा। पर वो जोड़ने को रखने के लिए सबसे पहला काम जो हम करते हैं, वी कट द बोथ द स्टॉक एंड सियॉन इन द ऑब्लिक मैनर। ऐसे कटते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाए, मतलब एक दूसरे के सामने आ जाए फेस उसका, ठीक है। देखो जैसे इसका ऊपर वाले का ऐसा हमने कट किया, नीचे वाले का ऐसे किया। अब ये दोनों जॉइंट ईजिली हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से हमने कट किया ऑब्लिकली, ठीक है। दोनों को फेस टू फेस प्लेस कर दिया, जैसे सामने दिख रही है आपको। कैम्बिया आपको पता है ना, कैम्बिया कैम्बियम, वो जो हमने अभी वस्कुलर में पढ़ा था। तो उन दोनों को मतलब वस्कुलर सिस्टम सेम होना चाहिए। पता चले ये आपने दोनों के जाइलम को एक साथ नहीं मिलाया तो क्या होगा, आमने सामने नहीं रखा तो क्या होगा, वाटर से सॉइल से एब्जॉर्प्शन तो होगा वाटर का और मिनरल का, पर जाइलम कहाँ तक लाएगा, पहले रूट वाले का यहीं तक, इसके आगे वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसका ऊपर वाले का जाइलम मिल ही नहीं रहा है उसको सामने। तो इट्स लाइक कि दोनों का सिस्टम सामने सामने होना चाहिए, जाइलम जाइलम सेम हो, है ना। वेसल सिस्टम सामने हो तो वो एक दूसरे को बीच में ट्रांसपोर्ट ईजिली कर सकते हैं उस जॉइंट से। तो कैम्बिया डायरेक्ट सिस्टम उनके कांटेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। जॉइंट्स आर बाउंड टाइटली। अगर लूज छोड़ देंगे तो वैसे ही नहीं टिकने वाला है, वो तो गिर जाना है ना। और उसके कारण वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो फिर वो डिस्ट्रॉय कर देगा उस पार्ट को। तो अपने को ऐसा नहीं होने देना है, तो अपने को क्या करना होगा, उनको टाइटली बांधना होगा, कवर करना होगा, इन्फेक्शन से बचाना होगा, और लॉस ऑफ वाटर दैट इज डिहाइड्रेशन से भी बचाना होगा। तो दिस इज द ग्राफ्टिंग, है ना। नेक्स्ट वन इंडिपेंडेंट टॉपिक इज टिश्यू कल्चर। भाई क्या होती है ये टिश्यू कल्चर, है ना। लेट्स डिस्कस टिश्यू कल्चर। टिश्यू का होगा कल्चर मतलब आर्टिफिशियल मीडियम में उसका प्रोपोगेशन ग्रोथ कराना, दैट इज डेवलप कराना, दैट इज कल्चर, ओके, ठीक है। तो इट इज़ अ मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। किसका मेथड है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, टॉपिक ही वही चल रही है ना। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, टिश्यू कल्चर को हम माइक्रो प्रोपोगेशन भी कहते हैं। माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाउ वी परफॉर्म इट। देखो इसमें अपन क्या करते हैं, कोई भी प्लांट के अंदर कोई भी टिश्यू, स्मॉल पार्ट, वेरी स्मॉल पार्ट का टिश्यू हम ले लेते हैं, ठीक है। और उसको आर्टिफिशियल मीडियम में अपन उसका ग्रोथ कराते हैं, ठीक है। मतलब आर्टिफिशियल मीडियम अब क्या होता है, ठीक है, पहले एक ही करके देखते हैं, ठीक है। अ स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट और टिश्यू इज यूज टू ग्रो इन आर्टिफिशियल मीडियम, ओके। नाउ व्हाट इज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मीडियम वैसा मीडियम होगा जो प्रोवाइड करेगा सेम इन्वायरमेंट जैसे प्लांट को मिलता है, जो उसके ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। पहला क्या होगा, इट विल कंटेन न्यूट्रिएंट मीडियम, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं, उसके अंदर हो सकता है सुक्रोज, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल साइंस, वाटर, एयर, वाइटामिन्स, है ना। तो एक प्रॉपर ग्रोथ के लिए जो चाहिए वो सारे मटेरियल्स हम उसको प्रोवाइड करेंगे, किसमें, उस आर्टिफिशियल मीडियम में, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो आर्टिफिशियल मीडियम है ना, वहाँ तो प्लांट अपने प्रोटेक्टिव कवरिंग यूज़ नहीं कर रहा है, तो हमको ये इंश्योर करना होगा कि हमारे वहाँ पे आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर कोई भी ऐसा माइक्रोव का डेवलपमेंट ना हो जो उस कैलस उस टिश्यू के फॉर्मेशन या उसकी ग्रोथ को प्रॉब्लमेटिक करे, उसको डैमेज करे, डिस्ट्रॉय करे, है ना। तो उसके लिए एसेप्टिक कंडीशन मतलब एकदम क्लीन हाइजेनिक एनवायरनमेंट होना चाहिए, वहाँ पे कुछ गंदगी नहीं हो, है ना, या कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस ना हो कि डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोब्स वहाँ हो जाए और उस कल्चर को वो स्पॉइल कर दे, ठीक है। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि
हर प्लांट एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर में ऑपरेट करता है, उससे ज़्यादा कम में उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर प्लांट के लिए जो टेम्परेचर चाहिए हम वो करते हैं। तीसरा है एयर सप्लाई, मतलब इट इज़ अ गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर होना चाहिए, है ना। तो दीज आर द टिश्यू कल्चर। तो बेसिकली टिश्यू कल्चर में हमने क्या देखा कि इट इज़ अ मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसका अदर नाम क्या है, माइक्रो प्रोपोगेशन। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, किसी भी प्लांट के टिश्यू पार्ट, स्मॉल टिश्यू पार्ट को हम कट कर लेते हैं प्लांट को, उसको हम आर्टिफिशियल मीडियम में डाल देते हैं और उसका फर्दर ग्रोथ कराते हैं। और जो हमारा आर्टिफिशियल मीडियम होगा उसके अंदर ये सारे कंटेंट होने चाहिए, है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट। तो इस आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर ओके तो ये जो टिश्यू है ये तो ग्रो करेगा और बहुत ग्रो करेगा, क्योंकि इसको सब फेवरेबल कंडीशन मिल रहा है, तो इसको तो मज़ा आने वाला है ना। ग्रोथ में कोई टेंशन ही है नहीं, घर के बैठ के खाना है, जैसे हम अपन पैंडेमिक में काम कर रहे हैं, है ना। तो इसके बाद इसका बहुत ज़्यादा जब ग्रोथ हो जाएगी तो ये अनडिफ्रेंशिएटेड मास, यानी कि इसके अंदर कोई डिफ्रेंशिएशन या स्पेशलाइजेशन नहीं हुआ है, तो उस पूरा ग्रोथ होने के बाद जो टिश्यू बनेगा ना उसको हम कैलस कहते हैं, ठीक है। मतलब अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज का है, ग्रोइंग है, लाइक मेरिस्मेटिक सेल्स उस टाइप का है कैलस, ठीक है, जिसके अंदर कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, यानी कि कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है ये। तो अब क्या होगा, ये टिश्यू हाँ, सो अब ये अनडिफ्रेंशिएटेड टिश्यू है, अब ये कैलस है। अभी देखो इस कैलस का हम कितना बढ़िया बढ़िया यूज़ कर सकते हैं, इट्स लाइक अ एसेट फॉर अस, ठीक है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि अब इस कैलस को हम ग्रोथ हार्मोन या ग्रोथ रेगुलेटर्स के साथ ट्रीट करेंगे, डैट इज़ हार्मोन्स, ठीक है, जैसे ऑक्सिन होता है, साइटोकिनिन होते हैं, ये सब प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ठीक है। तो इनके साथ इनको ट्रीट करेंगे, जैसे हम इनको ट्रीट करेंगे तो इनके अंदर डिफ्रेंशिएशन आएगा, मतलब स्पेशलाइजेशन आएगा कि एक पर्टिकुलर काम करने के लिए अब ये तैयार हैं। तो डिफ्रेंशिएशन इज इंड्यूस्ड एंड प्लांटलेट्स आर फॉर्म्ड। कब बनते हैं, जब इनका हम ग्रोथ हार्मोन के साथ इनका हम ट्रीटमेंट कराते हैं, इनको एक्सपोजर कराते हैं, ठीक है। ऑन ट्रीटिंग कैलस विद ग्रोथ हार्मोन्स डिफ्रेंशिएशन इज इंड्यूस्ड एंड प्लांटलेट्स आर फॉर्म। एक बार जब प्लांटलेट बन जाएगा, देखेंगे हाँ इसकी डेवलपमेंट हो रही है, तो उसको हम ट्रांसप्लांट कर देंगे कहाँ पे, सॉइल के अंदर, और वो डैट विल ग्रो इन अ मैच्योर प्लांट। ओके, सो दैट इज द मेथड्स ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और अभी हमने क्या देखा, टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर से हमको क्या फ़ायदा हुआ, इससे एक फ़ायदा हुआ कि हम बहुत ही मास स्केल पे इसका डेवलपमेंट करा सकते हैं, पहली बात। हम डिज़ायर्ड डिफ्रेंशिएशन करा सकते हैं, ठीक है। हम कंट्रोल इन्वायरमेंट में इसको डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका कमर्शियल जो यूजेस है और कमर्शियल रिक्वायरमेंट है उसको अपन फुलफिल कर सकते हैं। तो ये बहुत बहुत यूज्ड मेथड है किस में, हॉर्टिकल्चर के अंदर, ठीक है। सो दिस वाज द होल part of asexual reproduction. In the next part we will discuss sexual reproduction in the plants. I hope today's session have made you little clearer in your concepts. Thank you.